खोली, जैसे 2 विस्की ग्लास मौका वारदात पर सेंटर टेबल पर रखे पाए गए थे, वैसे 4 और थे वहाँ। हाँ, क्योंकि ऐसे विस्की ग्लास सेट में बिकते हैं और एक सेट में 6 ग्लासेस होते हैं। हाँ, लेकिन कारपेट पर लुढ़के तीसरे ग्लास जैसा और कोई ग्लास वहाँ था ही नहीं, बल्कि उन 4 गैर इस्तेमाल शुदा लगने वाले ग्लासेस के अलावा किचन में, फ्लैट में कोई ग्लास था ही नहीं। तो फिर वो भारी पेंदे वाला ब्लॉरी ग्लास कहाँ से आया? तू बता। मैं ही बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। आप आगे बढ़िए, फ्रिज की बाबत बोलिए। फ्रिज वहाँ था, चालू था, लेकिन भीतर के कूलिंग स्टेटस से साफ पता लगता था कि अभी कोई 30-40 मिनट पहले चालू किया गया था। और फ्रीज़र में जो आइस ट्रे होती है ना, वो वहाँ थी, लेकिन खाली थी। किसी ने उसमें पानी भरने की जहमत ही नहीं की। चिल्ड वाटर वाले जग से भी यही जान पड़ता है कि किसी ने फ्रिज ऑन करके ही जग को पानी में भरा था और उसको जग को ही फ्रीज़र में रख दिया था। इसी वजह से मेहमान की आमद के वक्त जग का पानी चिल्ड था। हाँ, इतना कि और थोड़ी देर जग फ्रिज में रहता तो उसी में बर्फ़ जम जाती। फिर किचन में या मौका वारदात पर ड्रिंक्स के एसेसरी के मद में आइस क्यूब्स की तो कोई हाजिरी नहीं हुई। फिर आपका कल का ये कयास तो दुरुस्त नहीं हुआ कि आइस क्यूब पानी के जग में थे, उसमें से मकतूल के पैग में आ गए थे, बाकी जग में पिघल गए थे, इसलिए जग का पानी चिल्ड था। अब भी आप कहकर हटे हैं कि मकतूल ने पानी से भरा जग फ्रीज़र में रख दिया था, पानी इसलिए चिल्ड था। यादव साहब, आपको दोनों में से एक बात पर टिकना होगा। वो सोच में पड़ गया। ये बात गौरतलब है कि जब बिलौरी हैवी बॉटम विस्की ग्लास के 2 आइस क्यूब देर तक मुकम्मल तौर पर नहीं पिघले, काफ़ी देर तक पिघलने की प्रक्रिया में अभी कारपेट पर पड़े दिखाई देते रहे, तो जग के ढेर आइस क्यूब पहले ही कैसे पिघल गए? उसके माथे पर बल पड़े। फिर 100 बातों की एक बात, जब चलते फ्रिज की आइस ट्रेस खाली थी, उनमें पानी भरा ही नहीं गया था, तो इतने आइस क्यूब्स कहाँ से आ गए? अब ये बता तू। इस बाबत कुछ है तो सही मेरे जहन में, लेकिन उसे तस्दीक की ज़रूरत है। जनाब, ज़्यादा नहीं, मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए। उसके बाद शर्मिंदगी और हार के एहसास के साथ या तो मैं कबूल करूँगा जो इस बारे में मेरे जहन में था वो जहन का फितूर था, या आइस क्यूब्स वाली घुंडी खोल के दिखाऊंगा। आज मैं देर रात तक यहाँ हूँ। घुंडी खुल जाए तो फ़ौरन इधर कहीं रुक करना। ज़रूर। आपने 3rd फ्लोर वाली फ्लैटमेट लड़कियों से बात की? हाँ, मातहत सब इंस्पेक्टर ने की थी। दोनों का दावा था कि वो शाम से ही घर में थी और दोनों में से कोई भी एक बार घर से बाहर नहीं निकली थी, यानी दोनों एक दूसरे को एलिबाई दे रही थी। शुरुआती पूछताछ में लोग ऐसे पैतरेबाजी आजमाते ही हैं, ए बी का गवाह, बी ए का गवाह, लेकिन सख्त पूछताछ के आगे टिक नहीं पाते। कल इतवार है, कल मैं दोनों लड़कियों से खुद बात करूँगा। और फिंगरप्रिंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? भाई, सारे फ्लैट से उठाए तो गए हैं। मेरा खास इशारा मेज़ पर पड़े विस्की ग्लासेस की तरफ था, जो मेज़ के बाकी सामान के साथ मेरे सामने लैब एक्सपर्ट्स ने महफूज किए थे। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बहुत प्रिंट्स हैं, क्लासीफाई करने में टाइम लग ही जाता है। कंपेयर करने के लिए फ्लैट में लड़कियों के फिंगरप्रिंट्स तो लिए ही होंगे। हाँ भाई, उन्हीं में से तो दोनों की या किसी एक की मौका वारदात पर हाजिरी कंफर्म होगी या अनकंफर्म होगी, बिना हुज्जत के। कहाँ, औरतें बिना हुज्जत किए कहीं मानती हैं? एसआई ने हिरासत में लेकर थाने ले जाने की धमकी दी, तब जाके काबू में आई। और रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? भाई, मैं उसी के इंतज़ार में देर रात तक यहाँ बैठूँगा। 9 बजे तक नहीं आई तो फिर देखेंगे कल। उम्मीद से जल्दी आ जाए तो एक कृपा करेंगे? बोल। मेरे मोबाइल पर मिस कॉल छोड़ देना प्लीज़। ठीक है। आपकी मकतूल के फिल्म एजेंट धर्मेश ग्रोवर पर नज़र इनायत होने वाली थी, जिसकी बाबत मैंने अर्ज़ किया था कि क्यों कर वो मर्डर सस्पेक्ट हो सकता था। हाँ, हो चुकी। कत्ल के वक्त की उसके पास परफेक्ट, ना हिलाए जा सकने वाली एलिबाई है। कहाँ? एयरपोर्ट पर था वो। मुंबई से उसका क्लाइंट एक एक्टर आ रहा था उसे रिसीव करने के लिए। फ़्लाइट लेट थी, इसलिए 10 बजे तक अभी वो एयरपोर्ट पर ही था। उसको होटल पहुंचाकर चेकिंग कराकर आधी रात को वो अपने घर पहुंचा था। ओह, और बस? लेकिन अब तू मुझे सारी कहानी तफसील से सुना।
इस केस को स्टेप 1 से लेकर अब तक सब बयान कर, बिना कोई बात छोड़े बयान कर, भले ही वो पहले ही तूने मुझे बता दी हो। ज़रूर। मैं उठ खड़ा हुआ, लेकिन 2 घंटे बाद। मैंने जैसी तफसील आप मुझसे चाहते हैं ना, अगर मैंने अब वो आपके हुजूर में पेश करनी शुरू की तो अलॉटेड आधा टाइम तो मुझे यहीं लग जाएगा। अब बताइए, क्या ये मुनासिब होगा? ठीक है, जा। थैंक यू। लेकिन एक बात सुन जा कोहली जी, लौट के ना आया ना, मुझे कोई गोली सड़काने की कोशिश की तो गिरफ्तार करके यहाँ मंगवाऊंगा। किस चार्ज में? 8-10 दिन बंद रखने लायक बहुत चार्ज है मेरे पास तेरे लिए। एन ताज़ा कत्ल के मौका इबादत पर पाया गया है तू। बहुत मुमकिन है कत्ल तूने किया हो। ये तो बहुत ही हार्श चार्ज होगा। तो चल थोड़ा नर्म कर देता हूँ। मटीरियल विटनेस के तौर पर तुझे हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि तूने कातिल को कत्ल करते हुए देखा था। जब मुझे मटीरियल विटनेस करार देंगे तो हिरासत किस लिए? विटनेस की सेफ्टी के लिए, तेरी ही हिफाजत के लिए। कातिल को तेरी खबर हो सकती है, तेरा मुंह बंद करने की कोशिश कर सकता है, और गवाह को कौन छोड़ता है? तौबा, भगवान बचाए ऐसे बेमुरव्वत हाकिम से। नादान है तू। पुलिस वालों की किस्म होती है, बेमुरव्वत इसलिए सयाने सलाह देते हैं कि पुलिस से यारी नहीं करनी चाहिए, और हुस्न वालों की तरह पुलिस वाले भी किसी के यार नहीं होते, समझा? यार हो भी जाए लेकिन वफादार बिल्कुल नहीं होते। अब आई बात समझ में? जा, तेरी मंजिल खोटी हो रही है। जी सर। मैं सुंदर नगर और आगे गुलमोहर पहुंचा। तीसरी मंजिल की दोनों युवतियां घर पर थीं। ड्राइंग रूम में मौजूद लंबे ग्लासेस में कोई तरल पदार्थ मुझे कोल्ड कॉफ़ी लगी, चुसक रही थी। सामने टीवी चल रहा था, लेकिन उस तरफ उनमें से किसी की तवज्जो नहीं जान पड़ती थी। बैंक अधिकारी फ्लैटमेट ज़रूर इसलिए घर थी क्योंकि उस रोज़ चौथा शनिवार था, जो कि बैंक का हॉलिडे होता है। अलबत्ता यकीनी तौर पर मैं अब भी नहीं जानता था कि उसमें से लीज होल्डर कौन थी और फ्लैटमेट कौन थी। मेन डोर खुला था, जिसकी वजह मुझे जल्दी ही समझ में आ गई। हाथ में प्लम्बिंग के औजार लिए किचन से केयरटेकर नेपाल सिंह बाहर जा रहा था। जी, दोनों नल सही कर दिए, आप जाकर देख लीजिए। ज़रूरत नहीं, शुक्रिया। उसके पीछे दरवाज़ा बंद करने के लिए एक लड़की मेन डोर की ओर उसके साथ बढ़ी, फिर ठिठकी। तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि चौखट पर मैं भी खड़ा था, केयरटेकर को भी, क्योंकि उसने मुझे अभिवादन किया। यस, वो मेरे से मुखातिब हुई। आप फारिग हो जाएं, फिर मैं बोलता हूँ। मेरे पर ठिठकी उसकी निगाह केयरटेकर पर घूमी। सलाम किया है, लगता है जानते हो। हाँ जी, कल रात को जो पुलिस आई थी ना, ये उनके साथ थे। लड़की के नेत्र फैले। इन्होंने नीचे आके मुझे पुलिस का हुक्म सुनाया था, जब तक ऊपर चलती तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए तो पुलिस की इजाज़त के बिना कोई यहाँ से कदम बाहर ना निकाले। लड़की की आंखें अगर मुमकिन था तो और भी फैल जाती। केयरटेकर चला गया। मे आई कम इन? वेट, फर्स्ट टेल मी व्हाई यू वांट टू कम इन। आपसे बात करनी है। कल रात एक पुलिस सब इंस्पेक्टर यहाँ आया था, उसने कर ली हमसे बात। वो बात काफ़ी नहीं थी। शुरुआत बातचीत कभी भी काफ़ी नहीं होती। क्यों भला? मैं बताऊंगा ना आपको। तो मैं आई? तो दरवाजे पर से वो हटती बोली, आइए। थैंक यू। मैंने भीतर कदम रखा। आप मेरे ख्याल से युक्ता गौतम हैं। कैसे जाना? अंदाज़ा लगाया है तो तस्दीक करें, नहीं तो पीछे सोफे पर बैठी मैडम युक्ता गौतम है। मैं ही युक्ता गौतम हूँ। तो फिर वो आपकी फ्लैटमेट सुरभि दत्ता है? वो मुझे देख रहा था। वो दोनों मुझे एक पलक देखती रह गईं। तो अब आप अंदर आ ही गए हैं तो बैठिए। थैंक यू वाली शक्ल बनाकर मैं एक सोफ़ा चेयर पर बैठा। मेरी निगाह मेज़ पर पड़ी लंबे ग्लासेस पर पड़ी और उछटी। कोल्ड कॉफ़ी हैं, पियेंगे? नहीं शुक्रिया। तो आप बताइए, आप कौन हैं? मैं डिटेक्टिव हूँ, सुधीर कोहली। आपका कोई सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन? आई कार्ड है, दिखाएं। मैंने अपने स्थापित स्टाइल से प्राइवेट पर उंगली रखकर अपना आई कार्ड उसके सामने किया। आई कार्ड को गौर से देखने के इरादे से वो आगे को झुकी। फिर बड़ी सफाई से आई कार्ड उसने मेरी उंगलियों में से निकाल लिया और पीछे हटकर उसका मुआयना किया। इस पर तो प्राइवेट डिटेक्टिव लिखा है। तो दुरुस्त लिखा है। तो तुम प्राइवेट डिटेक्टिव हो? हाँ।
फिर पहले डिटेक्टिव क्यों बोला? क्योंकि मौजूदा हालत में आपके लिए दोनों एक ही बात है, खामखा। पुलिस तफ्तीश कर ही रही है तो प्राइवेट डिटेक्टिव का यहाँ क्या काम? इस पीजी का, क्योंकि पुलिस का ये लाडला है, इसका इसलिए यहाँ पर काम है क्योंकि मौजूदा केस में खाकसा पुलिस के एसोसिएशन में काम कर रहा है, तो इसलिए रात में आप पुलिस के साथ थे। हाँ, मुझे नहीं मालूम था कि किसी केस की तफ्तीश में पुलिस को बाहरी मदद की ज़रूरत भी होती थी। क्या बड़ी बात है, हर कोई हर बात कैसे जान सकता है? मसलन आप बता सकती हैं कि आदमजात के मुंह में 32 दांत क्यों होते हैं, 24 क्यों नहीं होते या 40 क्यों नहीं हो सकते? वो सक पकाई। या आपकी सखी बता सकती हैं कि खड्डा खोदने पर मिट्टी बाहर इधर उधर क्यों फेंक देते हैं, उसको ठिकाने लगाने के लिए दूसरा खड्डा क्यों नहीं खोदते? दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। सो देयर मिस्टर कोहली, कैन यू प्लीज़ टॉक सेंसिबली? आई कैन, लिसन। कल रात की ऊपर की वारदात से ताल्लुक़ रखती कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अभी पुलिस नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ। इसी वजह से मौजूदा केस में पुलिस को मेरी एसोसिएशन कबूल है। कैसी बातें? नमूना पेश करता हूँ, करो। इनके, मैंने फ्लैटमेट की तरफ देखा। सामने करूँ? करो। सुरभि मेरी बहन जैसी है, मेरा इसका सब सांचा है। हाँ, जैसे लोग पगड़ी बदल लेकर भाई हो जाते हैं, इसी तरह से आप दुपट्टा बदल कर बहनें हो जाती हैं। कम टू द पॉइंट। तुमने कहा कोई ऐसी बात है जिसे पुलिस नहीं जानती, तुम जानते हो, उस पॉइंट पर रहो। मिसाल दो कोई। मकतूल आपका ठोकू था, तमीज़ से बात करिए। उसके शादीशुदा होने के बावजूद आप दोनों स्टेडी रिलेशनशिप में थे और इसी वजह से आपकी रजामंदगी से वो आपके सर पर बैठा था। मैंने एक उंगली से छत की तरफ इशारा किया। क्या मतलब? एन ऊपरले फ्लैट में रहता था। कौन रहता था ऊपरले फ्लैट में? उसमें तो कोई के साहब रहते हैं, मेरा उनसे क्या मतलब? कपिल कुमार रहते थे। कपिल कुमार अवस्थी साहब रहते थे। अब कहिए, आपका उनसे कोई मतलब नहीं था? अब कहिए कि पिछले 1 साल से ऊपरला फ्लैट आपका लव नेस्ट नहीं था? उत्तर देने की जगह उसने बेचैनी से पहलू बदला। आज के दौर में हिंदुस्तान में भी फॉरेंसिक साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है मैम। 1 साल से ऊपरले फ्लैट में आपका कौड़ी का फेरा था। अब खुद सोचिए कि कब कब कितनी कितनी जगह आपके फिंगरप्रिंट्स छूटे होंगे। फिंगरप्रिंट्स झूठ नहीं बोलते। और कल रात पुलिस लैब वालों ने ऊपर के फ्लैट की मौका वारदात की हर जगह से फिंगरप्रिंट्स उठाए थे, जो इस वक्त पुलिस की फॉरेंसिक लैब में एनालिसिस के लिए स्पेशलिस्ट के हवाले हैं। वो देर सवेर निर्विवाद रूप से साबित करेंगे कि आपका ऊपरले फ्लैट में आम आना जाना था। तो कैसे मुकरेंगे आप? फिंगरप्रिंट्स पर घड़ी भी फिट होती है और कैलेंडर भी। बहुत इंटेलिजेंट सवाल किया। यानी आपका जवाब होगा कि आप कल ऊपर नहीं गई थी, उससे पहले अक्सर जाती थी। मुझे ज़बान देने की कोशिश मत करो, मुझे ऐसे कुछ भी नहीं कहना। मैंने महज एक मिसाल दी थी कि फिंगरप्रिंट स्टडी से नहीं जाना जा सकता कि कोई कब और कहाँ था। आपके केस में पुलिस के लिए इतना ही काफ़ी है। जब आपका दावा होगा कि आप ऊपर चौथी मंजिल के ऑक्यूपेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो कभी भी क्यों आपके फिंगरप्रिंट्स उस फ्लैट में मिले ही क्यों? वो विस्की ग्लास वहाँ किसी ने प्लांट किया होगा। मेरी हंसी निकल गई। तत्काल उसने होठ भींचे। आपके ऊपर हाजिरी के बारे में अभी कुछ और कहने की ज़रूरत है? वो निगाह चुराने लगी। झूठ बोलना बहुत तजुर्बे का काम होता है और तजुर्बा कोई ओवरनाइट नहीं आ जाता। दूसरे, सच बोलना हौसले का काम होता है और वो हौसला भी ओवरनाइट नहीं आ जाता। तो अब क्या करेंगी आप? उसने जवाब नहीं दिया। फिंगरप्रिंट्स कंपैरिजन से आपकी मौका वारदात पर हाजिरी साबित होना महज वक्त की बात है। आपकी भोली बात बिल्कुल नहीं चलने वाली कि विस्की ग्लास की सूरत में आपके फिंगरप्रिंट्स ऊपर किसी ने प्लांट किए हैं। अगर आपको ऊपरले फ्लैट के ऑक्यूपेंट से अफेयर था तो आपके फिंगरप्रिंट्स ऊपरले फ्लैट में कई जगहों से बरामद होंगे, जैसे दीवार, फर्नीचर या किसी डोर नॉब पर। या उनके बारे में भी कैसे दावा करेंगी कि किसी ने प्लांट किए हैं? डोर नॉब बदल दी, फर्नीचर रिप्लेस कर दिया, ये दावे तो जैसे तैसे आप चला ही लेंगी, लेकिन दीवार के बारे में क्या कहेंगी? मुझे लगा कि वो कुछ कहने जा रही थी, लेकिन तुरंत उसने होठ भींच लिए।
यहाँ आपकी और मकतूल की 1 साल की एसोसिएशन थी, जिसके तहत आपका अक्सर ऊपर नाइट स्टे होता था। इस लिहाज से वहाँ आपकी कोई निजी इस्तेमाल की चीज़ें हो सकती थी, जैसे नाइटी जैसी ड्रेस, कोई कॉस्मेटिक्स, या सुबह नहाने के बाद इस्तेमाल किए जाने वाले कॉस्मेटिक्स और भी चीज़ें। आखिर जब ऐसी चीज़ें पुलिस की ख़ास तवज्जो में आएंगी तो किसी लॉन्ड्री मार्क के या किसी और ख़ास शिनाख्त के ज़रिए पुलिस के लिए उनके ओनर की तलाश कर लेना कोई बड़ा मुश्किल काम तो नहीं होगा। और वो तलाश कामयाब होने की ऊपर आपकी और आपके ऊपर आपके हाजिरी अच्छी तरह से साबित करेंगी। क्या कहेंगे इस बारे में? फिर नेक्स्ट डोर नेबर एक कैजुअल किराएदार है जो कल रात की कदरन आवाजाही से परेशान थी, क्योंकि आपके लवनेस की तो घंटी खराब थी। क्या पता उसने अपने सामने के फ्लैट में आपको आते या जाते देखा हो। पशेमान तो वो पहले से ही थी। अब मुझे वो साफ हिली हुई दिखाई दी। पनाह मांगती निगाहों से उसने अपनी फ्लैटमेट को देखा। स्पीक ट्रूथ, फ्लैटमेट दबे स्वर में बोली। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो डर कैसा? उसके माथे पर बल पड़े। और फिर ये ना समझो मैंने तपते लोहे पर चोट की। तुम्हारे इतने पुराने लव अफेयर की, ऊपर के लव नेस्ट की किसी को खबर नहीं, और तो और मकतूल की बीवी को ही खबर थी। वो चौंकी। मुझे उसका चौंकना साफ फर्जी लगा। और तुम्हारे जैसी एक एक्स फ्लेम को भी खबर थी। उसने मुंह बाए मेरी तरफ देखा। और ट्रेजिडी ये कि वो शमा भी अभी रोशन थी। उसके चेहरे पर गहन अविश्वास के भाव आए। इसमें हैरान की क्या बात है? जो शख्स माशूक की खातिर बीवी को धोखा दे सकता था, तो क्या एक माशूक की खातिर दूसरे माशूक को धोखा नहीं दे सकता था? दूसरी? वो होठों में बुदबुदाई। किसी ऐसे भंवरे को तसव्वुर कर सकती हो जो एक ही फूल पर मंडराता हो? उसका सर इनकार में हिला। ऐसी ही फितरत होती है भंवरे जैसे मर्द की। अपनी बात को आप यूँ समझिए कि अगर एक ही मोमबत्ती ताज़ ज़िंदगी चलती रही तो यकीनन मर्द ताज़ ज़िंदगी एक ही औरत से प्यार करता रह सकता है। मैंने उस पर इतना भरोसा किया था और उसने शादी कर ली और शादी को वक्त ही बताया। मैंने तो भी उस पर एतबार नहीं खोया। उसकी हर बात मानी, जो उसने चाहा किया, जो उसने मांगा दिया। फिर भी अभी एक अफेयर और ये सिला दिया उसने मुझे मेरी अंधी मोहब्बत का। ख़ास खूबी क्या पाई उसमें जिसकी वजह से आपको अपने साथ उसके अफेयर से तब भी एतराज़ नहीं हुआ जब उसने शादी कर ली? आपसे आशिकी बरकरार रखते शादी कर ली उसने। वो खामोश रही, जैसे कुछ सोच रही हो। खूबी के खाते में अच्छी सूरत का, फिल्म स्टार जैसी पर्सनैलिटी का जिक्र ना करना प्लीज़। खूबी बताने लायक नहीं है। अब क्या फ़र्क पड़ता है? अब तो ना इश्क है ना आशिक। बताइए क्या ख़ास बात थी उसमें? क्या आपने हालिया कोई बड़ी रकम दी थी उसे? हाँ। कितनी बड़ी? आप क्यों जानना चाहते हैं? ऐसे ही, टॉप सीक्रेट है तो या नहीं है? जो भी है आप प्लीज़ बताइए। मैंने उसे 3.5 लाख रुपए दिए। कुछ बोला था? किस लिए चाहिए उसे इतनी बड़ी रकम? कुछ कहना चाहता तो था लेकिन मैंने सुनना ही नहीं चाहा। कुछ हिंट फिर भी छोड़ा था कि बीवी से पीछा छुड़ाने के अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो कि अब कंक्लूज़न पर पहुंचने वाला था, उसे दरकार थी। आपके पास इतनी रकम होती है? नहीं। माँ को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के लिए इस निवेदन के साथ बोला था कि पापा को खबर ना लगे। मम्मा हर बार डांटती थी, हर बार कहती थी कि मैं अपनी वाहियात हरकतों को लगाम दूँ, हर बार खबरदार करती थी कि वो आखिरी बार था। लेकिन फिर भी जब मैं जितनी रकम चाहती वो मुझे ट्रांसफ़र कर देती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 लाख वाला पहला मौका नहीं था, जबकि उसने यूँ आपको थूक लगाई थी। अब क्या कहूँ? अब तो यही सोचता है कि हाँ, मुझे बेवकूफ़ बनाया था। लेकिन तब तो मैं उसे ऐसे शख्स के लिए माले इमदाद ही समझती थी जो मेरे दिल के करीब था। और बावजूद इसके कि वो शादीशुदा था। हाँ, मैं क्या प्लेनेट अर्थ की पहली लड़की हूँ जिसने शादीशुदा मर्द को दिल दिया था? नहीं। फिर जब दिल दिया था तब वो शादीशुदा नहीं था। उसने आपसे बेवफाई की, जो आपको कबूल की, और आज तक आप उसे कबूल कर नहीं थी। अब थी ना? वो और झुंझलाई।
ऐसा प्यार सोसाइटी में पाप माना जाता है। फक सोसाइटी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। दीज आर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। एज इफ आई डोंट नो। युक्ता जी, प्यार वैसे ही बड़ा पाप है, इतना बड़ा कि दो जनों को लगना पड़ता है। तुम मजाक कर रहे हो, बल्कि मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हो। नो नो नेवर, आई विल हैव नन ऑफ दैट। चेंज द टॉपिक। यस मैम। तो माली इमदाद के लिए जो शख्स आपका मोहताज था, वो बतौर लव नेस्ट ऊपर वाला फ्लैट मेंटेन करना कैसे अफोर्ड करता था? वो कुछ नहीं करता था। जब ऊपरला फ्लैट खाली हुआ था तो उसने सिर्फ एक मेल मिलाप की खुफिया जगह की ज़रूरत जाहिर की थी। फिर जो किया था मैंने किया था। फ्लैट के मालिक कानपुर के थे, मेरी डैडी के दोस्त। मेरे कहने पर, मेरी जिम्मेदारी पर उन्होंने फ्लैट यूँ समझो कि कपिल की ख्वाहिश के तहत मुझे किराए पर दिया था। और किराया आप तो नहीं भरती थी? उसके चेहरे पर फीकी खेदपूर्ण मुस्कुराहट आई और गायब हुई। यानी उसने आपको अपने दिलो जान की जीनत, अपनी प्रियतमा ना समझा, खूंटे से बंधी दुधारू गाय समझा, जिसका वो जब चाहता तब इस्तेमाल करता। उसका सर झुक गया। लव नेस्ट की मंशा से अलग फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत थी? आप फ्लैटमेट को नथिंग पर्सनल माय डियर सुरभि पर उड़ती निगाह डालकर मैंने बोला, डिसमिस करती और यही फ्लैट अलग फ्लैट हो जाता। मैंने इस बाबत कभी ख्याल नहीं किया। आप बाइसेक्सुअल तो नहीं? क्या? वही जो आपने सुना, गुस्ताखी माफ़। बेहुदा बात करने में, वर्गा जुबान खोलने में माहिर मालूम होते हो तुम। पहले ठोकू, अब बाइसेक्सुअल, अब पता नहीं आगे क्या क्या बोलोगे। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी में पुलिस का हवाला ना होता तो क्या, तो बेहिचक कहिए जलील करके तुम्हें बाहर निकालती। सॉरी, वेरी सॉरी। लेकिन अब मैं आपसे वो सवाल कर सकता हूँ जो आपके खफा होने से पहले मेरे जहन में था? बोलो। मैंने अभी अर्ज़ किया कि मकतूल आपको क्या समझता था? दुधारू गाय? आप क्या उम्मीद करती थी उससे? उसने क्या सब्ज़ बाग दिखाया था आपको? कहता था कि बीवी से पीछा छुड़ाकर मेरे से शादी कर लेगा, और 1.5 साल हो गया था उसकी शादी को, अब तक तो नहीं छुड़ा पाया। तलाक तो ज़रिया हो ही नहीं सकता था, और तलाक देना होता तो शादी ही क्यों करता? फिर तलाक के केस में तो औरत के पल्ले में भी कुछ पड़ना होता है, तो पड़ता है, मर्द के पल्ले क्या पड़ता है? बोला, अब थोड़ी अरसे की बात है, और वो थोड़े अरसे बाद बीवी का कानूनी वारिस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा बीवी का कानूनी वारिस? क्या उसकी बीवी मरने वाली थी? नहीं, बीवी सुइसिडल कॉम्प्लेक्स के हवाले थी, खुदकुशी कर लेने वाली थी, और उसके इस मंसूबे से खाविद मकतूल वाकिफ़ था? नहीं, तो फिर कैसे? ओ माय गॉड, बीवी का कत्ल कर देता? हाँ, 3 ढकी छुपी कोशिश भी कर चुका था, और तीनों नाकाम। जिनमें से कोई भी कामयाब हो जाती तो हादसा जान पड़ती, इत्तेफाक जान पड़ती। हाँ, अब क्या कहता था? चौथी बार फिर नाकाम नहीं होगा? हाँ। कैसे इतना यकीन था? तुम्हारी वजह से। तुम्हें उसने अंगेज ही ढके छुपे ढंग से ये जाहिर करने के लिए किया था कि स्टेट में 3 बार उसकी जान लेने की कोशिश की जा चुकी थी। उसने यही जाहिर करना था, जबकि 3 बार कोशिश बीवी की जान लेने की हुई थी, और उस बाबत जो किया था उसने ही किया था। आगे बढ़िए। मैं कह रही थी कि वक्त आने पर कपिल ने जाहिर करना था कि स्टेट में 3 बार उसकी जान लेने की कोशिश की जा चुकी थी, और तुम्हारा काम आइंदा कुछ दिनों के लिए स्टेट में रहकर उसे प्रोटेक्ट करना था। फिर तुम्हें मोहरा बनाकर यूँ स्टेज सेट करनी थी कि लगता कोशिश तो कपिल की जान लेने की हुई थी, लेकिन किसी कन्फ्यूज़न में शिकार बीवी हो गई थी। हो गॉड, इतना पहुंचा हुआ शख्स था मकतूल। वो खामोश रही। हर सीक्रेट आपसे शेयर करता था? हर नहीं, छोड़ा भी है उसने कुछ। वो फिर खामोश हुई। मैं भी कुछ क्षण खामोश रहा। बीवी अपने मरहूम पिता मानकलाल मोरवाल की वारिस थी। वो हस्बैंड की साजिश के तहत फ़र्ज़ करो मर गई, और हस्बैंड को अपने विरसे का मालिक बना गई। पिता ना मरता, सालों ना मरता, तो कैसे बेटी वारिस बनती, और कैसे अवस्थी की साजिश कामयाब होती? मैंने गौर से उसकी सूरत देखी। वो तत्काल मेरे से निगाह चुराने लगी। मुझे कुछ शुबा हो रहा है। लगता है मानकलाल मोरवाल स्वाभाविक मौत नहीं मरा,
अवस्थी की ही किसी साजिश का शिकार होकर जन्नत नशीन हुआ? क्योंकि ऐसा कुछ हुए बिना तो अवस्थी का प्रोजेक्ट, जो पड़ोस में आपका भी प्रोजेक्ट था, स्क्वायर ए से आगे नहीं बढ़ सकता था। नहीं, उसने जवाब नहीं दिया। आपका मिजाज जाहिर कर रहा है, मैंने उसे घूरते हुए फिर बोला, कि आप इस बाबत कुछ जानती हैं। क्या जानती हैं? इस इन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस मेरे को बताइए। आपको कुछ जानते अगर आप कुछ जानती हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आखिर स्टेडी की राजदां थी, उससे शादी होने वाली थी। बोलिए, क्या पता है आपको? अच्छा, कोई हिंट ही दे दीजिए। वो खामोश रही। आपकी खामोशी मेरी समझ में आती है। ज़रूर आपको अंदेशा होगा कि अगर आपने असलियत का कोई हिंट भी दिया तो आपको भी मानकवाल मोरवाल की दूसरी दुनिया में जबरन रवानगी में शरीक समझा जाएगा। मैं आपके अंदेशों को जायज़ करार देता हूँ। अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि बाजरिया अवस्थी, उसके ससुर की मौत की बाबत आप क्या जानती थी। कुछ पूछने की जगह मैं आपसे इस बाबत अपना अंदाज़ा बताऊंगा। आप खाली हाँ या ना करना, इतना तो कर सकेंगी। उसने हिचकते हुए सहमति में सर हिलाया। बताया जाता है कि बड़े मोहवाल साहब, जो कि हेवीली डायबिटिक थे, शुगर लो हो जाने की वजह से मरे थे। मेरा अंदाज़ा है शुगर लो हुई नहीं थी, लो कर दी गई थी, और यूँ उन्हें इरादतन इस अंजाम तक धकेला गया था जिससे तब तक समझते थे कि उन्हें उनकी किस्मत ने पहुंचाया था, क्योंकि सब जानते थे कि वो हेवीली डायबिटिक शख्स थे। अगर बस के नीचे ना आ जाएं तो आखिर में डायबिटीज़ से ही मरता। इसलिए एक तरह से उसकी मौत के लिए उसके करीबी तैयार होते। अब बोलिए, शुगर लो हुई नहीं थी, जिसमें इंसुलिन की मिकदार साजिशन ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बढ़ाकर लो की गई थी, नील की गई थी, और यूं उनकी मौत का सामान तैयार किया गया था। बोलिए, हाँ या ना। उसने सिर्फ एक बार ऊपर से नीचे सर हिलाया। गुड, आई एम ग्रेटफुल। अब खुशकिस्मत समझिए अपने आप को कि जीवन डोर ऐसे शख्स के साथ बांधने से बच गई, जो शख्स दौलत की खातिर बीवी की मौत का सामान करके आपका बनने का दम भर सकता है। वो आइंदा कभी दौलत की खातिर आपका खून करके किसी और का दामन थाम लेता तो क्या बड़ी बात होती। उसकी गर्दन अपने आप ऊपर से नीचे हिले। गुड, अब बोलो, कल रात ऊपर क्या हुआ था? ये तो अब कबूल करती हो ना कि कल मकतूल के साथ ऊपर आपका वैसा ऑल नाइट सेशन शेड्यूल था? हाँ, लेकिन कत्ल से मेरा कोई वास्ता नहीं। कपिल से मेरा जैसा भी रिलेशन था, जायज़ या नाजायज़, बहुत तसल्ली बख्श था। मुझे किसी तरह से उससे कोई शिकायत नहीं थी। मैं उस रिलेशन से, भले ही उस पर गुनाह का ठप्पा लगा था, राज़ी थी। कत्ल की बाबत तो मेरे मन में कभी दूर दराज तक कोई ख्याल भी नहीं आया था। मुझे यकीन था, दिल से एतबार था कि अब बहुत जल्द हम पति पत्नी बन जाने वाले थे। जानते हो, मेरे से पहला जाम टकराते वक्त तक कपिल क्या बोला था? क्या? टू आवर वेरी नियर फ्यूचर मैरिज, टू माई वुड बी लिविंग वाइफ। क्या कहने। अब मुझे मालूम है कि वो सब फरेब था, एक शातिर खिलाड़ी का माया जाल था, लेकिन तब तो नहीं मालूम था। ठीक, अब बोलो, कैसे मैं उस शख्स की मौत का ख्याल भी कर सकती थी? हाँ, आप नहीं कर सकती थी, और आपको बहुत उसके ऊपर विश्वास भी था। मुझे आपकी बात पर पूरा एतबार है। चीयर्स बोलते वक्त ऊपर उसके साथ बस आप ही थी और कोई नहीं था। और कौन होता, बल्कि क्यों होता? आपने सुरभि को अपनी बहन जैसा बताया। कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कल की तरह कि ड्रिंक्स में सुरभि शामिल हो, लेकिन थोड़ी देर पहले ठहर कर वहाँ से चली गई हो? नहीं, कभी नहीं। मेरा कहना तो दूर की बात है, सुरभि को तो ऐसा इनवाइट कबूल ही नहीं था। क्यों सुरभि? वो उसकी तरफ घूमकर बोली। आई हैव माई ओन स्टेडी बॉयफ्रेंड। आई सी। इसको मेरे अफेयर की खबर थी, जबकि अपने बॉयफ्रेंड से इसने बेतरतीब मुझे कभी मिलाया नहीं। अरे इत्तेफाक ही नहीं हुआ, सुरभि सहज भाव से बोली। आपको युक्ता के अफेयर की खबर थी तो किस हद तक खबर थी? मैंने उससे पूछा। ज़्यादा हद तक तो नहीं थी, बस यही मालूम था कि ऊपरले फ्लैट में कोई के साहब आन बसे थे। फिर ऐसा हो चुकने के कोई 3 महीने बाद युक्ता ने कबूल किया कि के साहब उनके स्टडी थे, शादीशुदा थे, लेकिन जल्दी ऐसे हालात पैदा होने वाले थे जबकि ये और के साहब विवाह के बंधन में बन जाते। आपने कभी के साहब की सूरत देखी? नहीं, इत्तेफाक ही नहीं हुआ। तुमने इसने कभी मुझे मिलवाया ही नहीं अपने बॉयफ्रेंड से। तो इसका भी यही जवाब है,
और आप भी नहीं मिले इसके बॉयफ्रेंड से? नहीं, हम दोनों कभी नहीं मिले। अच्छा, तो मेरी सुनिए प्लीज़। मैं वार्तालाप में दखल अंदाज करते हुए बोला, ये सखियों की आपसी बातें हैं, बाद में भी हो सकती हैं। मैं सुरभि की तरफ घूमा। एक बात का जवाब दीजिए। आपने कहा कि युक्ता के बॉयफ्रेंड की बाबत आप उसके ऊपर मुकाम के 3 महीने बाद जान पाए। 3 महीने क्यों लगे? अब वजह तो युक्ता ही बताएगी। जो चाहती तो अपनी ज़बान 3 महीने बाद भी ना बताती। सुरभि बोली। मैंने युक्ता की तरफ देखा। वो परे देखने लगी। तब तक मैं जान चुका था कि किसी बात को टालने का वो उसका स्थापित तरीका था। परे देखने लगती थी, आई कांटेक्ट से बचने लगती थी। ओके, मुझे कल की ही बात आगे बढ़ाने दीजिए। तो कल, मैं युक्ता से बोला, आपके और कपिल के अलावा ऊपर कोई नहीं था? हाँ, कोई नहीं था। और वहाँ पहुँचते आपने किसी को नहीं देखा था? नहीं। पड़ोस के फ्लैट की कैजुअल टेनेंट? नहीं, मुझे पता था कि उस फ्लैट में पारसी मालकिन कैसे जब गोवा गए होते थे तो बाजरिया मैडम डेलिसिया कामा पीछे अपने फर्निश फ्लैट वीकली रेंटर पर देते रहते थे। लेकिन मौजूदा ऑक्यूपेंट लड़की की क्या, ऐसे किसी दूसरे टेनेंट की भी मैंने कभी नहीं देखा था। आप नहीं जानती कि वो लड़की कौन है? नहीं, मुझे बिल्कुल हिंट भी नहीं, और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। मैंने क्या करना है उसके बारे में जान के, जो अभी गुलमोहर में होती और अभी नहीं होती? आपको उत्सुकता नहीं हुई? काहे? जब तक फ्लैट के पास ही मालिकान गोवा में थे, कैजुअल रेजिडेंस का आना जाना तो लगा ही रहता था। किस किस के लिए मैं उत्सुकता दिखाती? हाँ, कोई फिल्म स्टार आ जाता तो ख्याल करती शक्ल देखने का। ऊपर की घंटी खराब थी, आपको खबर थी? हाँ, लेकिन शाम को ही हुई। कपिल के वहाँ पहुँचने के बाद उसका फ़ोन आने पर पता चला। तो आपने वहाँ पहुँचकर मेन डोर नॉक किया? नहीं, कपिल ने अनलॉक छोड़ा था ना दरवाज़ा मेरे लिए, इसलिए आपका दरवाजे पर दस्तक देने का कोई मतलब ही नहीं था। हाँ। फिर ड्रिंकिंग सेशन शुरू हुआ। कपिल ने शिवाज की नई बॉटल खोली और आप दोनों ने ड्रिंक्स पिए बनाए, या क्या किया आपने? ड्रिंक्स बनाए, विस्की ग्लास किचन से और वाटर जग फ्रिज से। और आइस? नो आइस, जग का पानी चिल्ड था। आई सी। वो ऊपर पहुंचकर फ्रिज को ऑन करता था। तब तक उसके एक्सपेक्टेड होता था कि आइस ट्रेस भी पानी से भर दे, लेकिन उसे खास तौर से सर्दियों में जग पानी में भरकर फ्रिज में रख देना आसान लगता था, और काफ़ी लगता था। आप रेगुलर ड्रिंक करती हैं? आजकल तो ये आम बात है, सोशल एटिकेट्स में शुमार है। कौन परहेज़ करता है? सच पूछो तो मैं ड्रिंक्स की इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जब कपिल के साथ ऊपर सेशन होता था तो मैं रेकलेस हो जाती थी। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंक्स। मेरे से हमेशा ज़िद करता था कंपनी के लिए। कल भी की। वो तो शुरुआत की बात थी, अब तो अंडरस्टूड था कि मिलन की रात की शुरुआत जाम टकरा कर ही होनी थी। कितने जाम चले कल? पहले ही दौर कंप्लीट नहीं हुआ कि फिर क्या, कि दरवाजे पर एकाएक दस्तक पड़ी। हमने इग्नोर किया, फिर पड़ी। तब कपिल को उठना पड़ा। वो दरवाजे तक पहुंचा। अपना ड्रिंक साथ लेके? नहीं, मेज़ पर रखकर। अच्छा, आगे? दरवाजे पर पहुंचकर उसने मैजिक आई से बाहर झाँका तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी बीवी वहां पहुंच गई थी और दरवाज़ा खुलने के इंतज़ार में बाहर खड़ी थी। इस बात ने मेरा तो दम ही निकाल दिया। मैं जाम को दरकिनार करके घबरा गई। उससे पूछा कि अब क्या होगा। बोला कि अब सोचने का टाइम नहीं है, मैं बेडरूम में जाकर छुप जाऊं। खुद बोला, दरवाजे खुलने में देर होती पाकर बीवी टलने वाली नहीं थी। इतना अनएक्सपेक्टेड ढंग से ऑल द वे फ्रॉम सूरजकुंड वहाँ पहुँची थी तो उसे उसके बारे में कोई पक्की जानकारी थी। यानी ये बहाना नहीं किया जा सकता था कि उस घड़ी फ्लैट खाली था, भीतर कोई नहीं था। तो आखिर दरवाज़ा खोला? हाँ। मैं जाकर बेडरूम में बंद हो गई तो खोला। बाहर उनके शुरुआती डायलॉग से मुझे अंदाज़ा हो गया कि बीवी तो आँख का गोला बनी हुई पहुँची है। और आपको बेडरूम में उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी? हाँ। न सिर्फ बातें या आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो भी वो लोग बातचीत कर रहे थे मैं समझ पा रही थी। तो उन दोनों में बहुत सारी तकरार हुई। कपिल ने सफाइयाँ दी जो बीवी को कबूल नहीं हुई। बीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि फ़्लैट में कोई औरत है और वो उसके साथ ड्रिंक शेयर कर रहा था, और उसने फ़्लैट की तलाशी लेने के मंसूबा ज़ाहिर किया। और वो बिल्कुल बेडरूम के आगे ही बढ़ी कि कपिल ने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया और दोनों में हाथापाई होने लगी। इससे आगे तो बस मुझे पहले उसकी बीवी की सख्त धमकी उसकी आवाज़ सुनाई दी कि कपिल उसके रास्ते से हट जाए वरना अंजाम बुरा होगा।
और फिर कैसे बुरा होगा, क्या करेगी, ये समझना मुहाल था, क्योंकि आपको खबर नहीं थी कि बीवी के पास गन थी। कैसे होती? बेडरूम के बंद दरवाजे के पीछे से मैं सुन सकती थी, देख तो नहीं सकती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जैसे दो काम इकट्ठे हुए। पहले तो बिजली चली गई और फिर गोली चलने की आवाज़ आई। कौन सा काम पहले हुआ, बिजली जाने का या गोली चलने का? वो सोचने लगी। काफ़ी देर मैं उसकी विचारपूर्ण मुद्रा निहारता रहा। मैं कह नहीं सकती, अपना ख्याल तो जाहिर कीजिए। मैं जो भी ख्याल जाहिर करूँगी गलत होगा। उस वक्त मेरी कोई सेंसेस मुकम्मल काम नहीं कर रही थी और उस घड़ी किसी बात की तरफ मेरे वैसी तवज्जो भी नहीं थी। लाइट पहले गई थी शायद और गोली अंधेरे में चली थी। हो सकता है तुम कहोगे कि उल्टा हुआ, पर पता नहीं मुझे। अच्छा, तो आपने सच में कभी पहले गोली चलने की आवाज़ सुनी है या केवल फिल्मों में सुनी है? आपने कैसे जाना कि आपने जो आवाज़ सुनी थी वो गोली चलनी थी? क्योंकि बीवी के आते ही जो महाभारत छिड़ा था, मुझे तो उसी से अंदाज़ा हो गया था कि कोई फौजदारी होकर रहनी थी। बीवी को शांत करने में वो पूरी तरह नाकाम था। कोई भी कोशिश करता वो और भड़कती थी। फिर वो धमकी देने लगी कपिल को कि रास्ते से हट जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। अब क्या अंजाम बुरा होता, मैं इस बाबत सोच ही रही थी कि मुझे गोली चलने की आवाज़ आई और किसी भारी चीज़ के धम से गिरने की आवाज़ आई और उसके बाद फ्लैट में पूरा सन्नाटा छा गया। माहौल में मेरे पर ऐसी दहशत सवार हुई कि मुझे लगा मैं खड़े खड़े मर जाऊंगी। सन्नाटा बता रहा था कि अब बीवी फ्लैट में कहीं भी जाने को आज़ाद थी। पलक झपकते वो मेरे सर पर आंख खड़ी हो सकती थी और शायद मुझ पर ही गोली चला देती। लेकिन बीवी ना तो बेडरूम में आई, अब पूरा भरपूर सन्नाटा रहा। फिर मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंधेरे में मैं देख नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि बाहर कोई नहीं था। फिर मैंने धीरे से हिम्मत करके मैं बाहर निकली और अपने फ्लोर की ओर लपक गई और उसी वक्त लाइट आ गई। तब ये ख्याल नहीं आया कि आप वापस जाकर देखते हैं कि कपिल किस हालत में था। गोली की आवाज़ सुनते ही मैं बहुत डर गई थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि हर हाल में मुझे यही कहना है कि मैं तो कल शाम फ्लैट में से बाहर मैंने कदम ही नहीं रखा था। और मैंने सुरभि को भी इस बात के लिए तैयार किया कि कोई नौबत आए तो वो भी यही बोले। तो मौजूदा हालात में आपकी ये कहानी टिकने वाली तो नहीं थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपकी और आप दोनों को इस बात की खबर थी। आप समझती थी कि कोई चश्मदीद गवाही उपलब्ध हो तो स्थापित किया जा सकता है कि कौन कहाँ था। मौका वारदात पर ये मिले फिंगरप्रिंट्स की वाणी कितनी मुखर होती है। जाहिर है कि आपको इस बाबत कोई खबर नहीं थी, लिहाजा पुलिस की व्यापक पूछताछ के दौरान भी अभी आप इसी बात पड़ी रहती कि कल शाम हर वक्त आप अपने फ्लैट में थी। आपको हिरासत में ले जाना महज वक्त की बात होगा। युक्ता के शरीर में स्पर्श सिरहन दौड़ आई। आपने, मैं सुरभि की तरफ मुड़ा, बड़ा काम किया, लेकिन वो भी कत्ल के केस में, कोई मामूली अपराध नहीं है। फिर आप भी हिरासत में होती और आपने सच कबूल करवाने के लिए पुलिस जो आपसे व्यवहार करती वो आपके लिए ऐसा बुरा सपना होता जिसे आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाती। अब क्या होगा? सुरभि डर गई। अब तो आप सच बोल चुकी हैं, सच पर टिकी रहेंगी तो कुछ नहीं होगा। ओह, लेकिन कत्ल वो तो हुआ ना, बीवी ने किया। नहीं किया, वो आविश से बोली। उसने मेरी मौजूदगी में गोली चलाई नहीं, हाथापाई में इत्तफाकन चल गई। बीवी ने भी यही समझा था कि कपिल को गोली लगी थी, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं हुआ। बीवी के चलाई चली गोली अभी भी पता नहीं है कहाँ जाके लगी। ओह, लगता है आप दोनों घर से नहीं निकले, टीवी भी ऑन नहीं किया। कैसे करती? हम तो डर के मारे हमारा दम निकला हुआ है, खाना खाने तक का ख्याल नहीं आया। अब खाना जी भर के, टीवी पर कोई न्यूज़ चैनल लगा के। लेकिन जब इतना सच बोला है तो जो रह गया है उसकी बाबत भी कुछ बोल ही दीजिए। अब क्या पूछना चाहते हैं आप? सुरभि को आपके अफेयर की खबर 3 महीने बाद क्यों लगी? मैं तो अभी भी नहीं लगने देना चाहती थी। 3 महीने इस बाबत कामयाबी से एहतियात बरती ही थी, लेकिन फिर गड़बड़ हो गई। क्या? सुरभि ने आंखों में आश्वासन का भाव लिए सहमति में सर हिलाया और युक्ता ने सुरभि की तरफ देखा। बात यह है कि मेरे मन में चोर था कि मैं एक शादीशुदा मर्द से अफेयर कर रही हूँ, युक्ता ने दबे स्वर में कहा। सुरभि से मेरा सब कुछ साझा था, कोई राज नहीं था,
लेकिन ये अफेयर वाली बात मैं चाहती थी कि इससे छुपी रहती। जो तकरीबन मैंने की वो इसके साथ धोखा था, लेकिन निर्दोष धोखा था। इसलिए मैंने तरकीब पर अमल किया। क्या? इसे रात को दूध पीकर सोने की आदत थी, जिसको ये कभी मिस नहीं करती। जिस शाम मेरा ऊपर कपिल के साथ सेशन होता, मैं इसके दूध में नींद की गोली मिला देती थी। नतीजन ये रात भर घोड़े बेचकर सोती थी और मैं फ्लैट पर इसके जागने से पहले पहुंच जाती। 3 महीने ये सिलसिला परफेक्ट चला, लेकिन एक बार इसने मुझे दूध में गोली मिलाते देख लिया और फिर उसने उस रात दूध नहीं पिया और इसे ने मुझे देख लिया कि मैं कैसे बाहर जाती हूँ और किस तरह से मैं बाहर से सुबह आती हूँ। इसके बाद इसने पूरी तहकीकात करी कि वहाँ पर ना कोई दूध आता था, ना अखबार, ना गार्बेज कलेक्टर आता था। बकौल केयर टेकर के साहब का फ्लैट में कभी कभार की हाजिरी सब इसने मालूम कर लिया और उससे पूछ लिया, सबसे पूछ लिया इसने। तब क्या मैं इससे झूठ बोल सकती थी? तो मुझे से सारी बातें सच्चे में बतानी पड़ गई। हो तो इसका मतलब तो आपको डिटेक्टिव होना चाहिए था। नहीं, मैं बैंक ऑफिसर हूँ। हाँ, और आई एम अ डिटेक्टिव। आपको होना चाहिए था, मैं हूँ। सो देयर, सी यू लेडीज़। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुको, मैं ठिठका। एक बात बता के जाओ, कत्ल गोली से नहीं हुआ तो कैसे हुआ? अब ये ना कहना कि टीवी देखो। जहर से। जहर की बाबत सवाल होगा और जवाब सोच कर रखना, वरना अभी भी आप पर इल्ज़ाम आ सकता है। आपने कल ही मालूम हुआ कि आपका बॉयफ्रेंड शादीशुदा था और इस रहस्योद्घाटन से आग बबूला होकर उसकी बीवी के जाते ही आपने उससे इस बदला लेने के लिए उसे जहर दे दिया। जय हिंद। पीछे हक बकाई से युक्ता को छोड़कर मैं फ्लैट से रुखसत हुआ। मेरे पीछे दरवाज़ा बंद होते ही मेरे मोबाइल पर सिग्नल आया। मैंने मोबाइल निकाल कर देखा, स्क्रीन पर लिखा था मिस कॉल, हाकिम की मिस कॉल, यानी फिंगरप्रिंट्स की बाबत रिपोर्ट उस तक पहुंच गई है। मैंने यादव को एसएमएस लगाया। लिपस्टिक स्टैंड, विस्की ग्लास, हैज़ युक्ता गौतम्स फिंगरप्रिंट ऑन इट। वॉच दिस स्पेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स। मेरा अगला पड़ाव दूर नहीं था, बस एक ही मंजिल ऊपर था। मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने बाय विंग के फ्लैट का दरवाज़ा खुला पाया। अंदर निगाह दौड़ाई। ड्राइंग रूम खाली था, लेकिन उससे आगे एक दरवाज़ा खुला था जिसके भीतर का रख रखाव दिखाता था कि बेडरूम था। वहाँ बेड पर एक ढक्कन उठा सूटकेस था, जिसके सामने झुकी वो कपड़े फोल्ड करके संभाल के भीतर रखने में मसरूफ़ थी। मैंने अदब से खुले डोर पर दस्तक दी। सूटकेस पर से सिर उठाकर उसने दरवाजे की तरफ निगाह दौड़ाई, फिर बेडरूम से निकलकर बीच का खुला दरवाज़ा बंद किया और ड्राइंग रूम पहुंची। यस, हेलो, जाने की तैयारी? उसने शक की निगाहों से मेरी ओर देखा, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो कि मैं कैसे उससे वाकिफ़ था। हु आर यू? फिर रूखे अंदाज में वो बोली, वो पूछते हैं सुधीर कौन है, कोई बतलाए कि हम बताएं क्या? उसके चेहरे पर अपसन्नता के भाव आए। उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने पल्ले और चौखट के बीच पाँव डाल दिया। नॉट सो फास्ट, नॉट सो फास्ट माई डियर, यू हैव अ लॉट टू एक्सप्लेन। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, गो अवे। अभी नाम बताया ना? मैंने नहीं सुना, गेट लॉस्ट। घर आए मेहमान से ऐसे तो पेश नहीं आते। अरे मेरे को पता तो लगे कौन है घर आया जो दरवाजे पर खड़ा क्विज प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है, लेकिन कहता कुछ नहीं। तो ये शिकायत है, मैं अभी दूर कर देता हूँ। हिचकिचाते हुए उसने दरवाजे को वापस खोला। मैंने अपना आई कार्ड निकाल कर उसे दिखाया। सुधीर कोहली, डिटेक्टिव। तत्काल मैंने कार्ड जेब में रखा। यहाँ क्यों आया है? बोलूँगा ना, लंबी बात है, लेकिन करने के लिए मुनासिब जगह नहीं। कम इन। थैंक यू। मैं भीतर दाखिल हुआ। उसने मेरे पीछे दरवाज़ा बंद किया। केयर टेकर के लिए खुला छोड़ा था। वो बोली, जी। तो मैडम डेलिसिया कामा की तरफ से इन्वेंट्री लेकर ना, कि मैं यहाँ की कोई चीज़ चुरा के नहीं ले जा रही। ओह, बैठो। ड्राइंग रूम के मिरर में पहुंचकर हम दोनों आमने सामने बैठे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना, मैंने दूर जाना है। मैं आपका बहुत कम वक्त लूँगा मैम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका नाम जान सकता हूँ? पहले से नहीं जानते? रात पुलिस मेरे सर पर सवार थी। सोते से उठाया, इतना कुछ पूछा, नाम भी पूछा। कैसे डिटेक्टिव हो, मेरा नाम नहीं जानते?
जिसका काम पुलिस के एडवांस टीम के बाद शुरू होता है, वैसा डिटेक्टिव हूँ। निधि सुनेजा। नाइस मीटिंग यू मैम। आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बाबत अपनी एक ऑब्जर्वेशन बयान करूं? बोलो। कल रात मैंने जब आपको यहाँ मेन डोर पर खड़ा देखा था तो आप बहुत ढीली ढाली सैक लाइक ड्रेसेस पहनी थी, लेकिन इस घड़ी तो ऐसी टाइट, ऐसी स्किन फिट ड्रेस पहनी है कि सांस भी नहीं ली जा रही होगी। तो आप अपने मतलब की बात करिए। तो सॉरी मैम, मैं आपसे ये बात करने चाह रहा था कि कल रात यहाँ इस फ्लैट के इकलौते दूसरे फ्लैट में इतनी बड़ी वारदात हो गई। तफ्तीश के मद में कोई हिल डुल तो होनी ही नहीं थी। जहाँ वारदात हुई वहाँ हाँ, और आसपास भी खामखा। पुलिस प्रोसीजरल के मुताबिक। पुलिस बोला ना, तुम पुलिस तो नहीं हो, तुम तो डिटेक्टिव हो। मैंने कभी नहीं सुना था कि थानों में डिटेक्टिव होते हैं, बावर्दी ऑपरेट करते थे। चलो बोलो, एक बार देख तो चुकी हैं आप मेरा आई कार्ड। आप बोलिए, आप मुझसे जानना क्या चाहते हैं? आप मकतूल से बाजू के फ्लैट में जिसका कल रात मर्डर हुआ, नाम कपिल अवस्थी, उससे आप बखूबी वाकिफ़ थी? मैं वाकिफ़ थी? हाँ, सामने वाले फ्लैट के ऑक्यूपेंट से। व्हाट नॉनसेंस, मैंने तो कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी। तो आपने ये फ़्लैट रेंट पे क्यों लिया? अपनी किसी ज़रूरत के तहत मैंने ये फ़्लैट सिर्फ एक हफ़्ते के लिए किराए पर लिया, और अपनी ज़रूरत पूरी करने के अलावा मेरा यहाँ आने का कोई वास्ता नहीं था। मकतूल से था आपका कोई गहरा वास्ता? क्या वो आपका बॉयफ्रेंड था? नाउ यू आर टॉकिंग शेयर नॉनसेंस। आई विल हैव नन ऑफ दिस, प्लीज़ गो अवे। जी मैं तो गो अवे हो ही जाऊँगा, लेकिन आप अपना बड़ा नुकसान करेंगी। गेट द हेल आउट ऑफ हेयर। गलती की मैंने तुम्हें मुंह लगाकर। अब जब मुंह लगा ही लिया है तो सिर्फ 2 मिनट और मुझे झेल लीजिए। इतने में आपका मिजाज ना बदला तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। उसने आपलक मुझे देखा। आई प्रॉमिस मैम, मैंने अपने गले की घंटी छूते बोला। वो वापस बैठ गई। बोलो। अभी परसों गुरुवार को आप मकतूल से मिली थी, दोपहर बाद, कनॉट प्लेस में, गोल्ड स्टार नाम के एक बार कम रेस्टोरेंट में, याद आया? उसने मुंह बाय मेरी तरफ देखा। जब ब्लैक लेबर से हौसला पाकर आपने अपने स्टेडी बॉयफ्रेंड से यानी कि मकतूल के साहब उर्फ कपिल अवस्थी से गिला जाहिर किया था कि गुलमोहर वाले से उसके ताल्लुकात अभी भी बरकरार थे। जब गुस्से में उसने आपको बेवड़ी कहा था तो आपने भी गुस्से में उसे भड़वा कहा था। वो बदहवास से मुझे देखने लगी। जब और गुस्से में आपने उसके लिए अल्टीमेटम जाहिर किया था कि वो 20 लाख रुपए वो आपके से वक्त बेवक्त झटक चुका था, वो अगले रोज़ की शाम तक आपको वापस मिल जाए, वरना वो अपनी मौत आपके हाथों लिख पाएगी। आपने बाकायदा घोषणा की थी उस समय, जब आप कोशिश करेंगी। एक ख़ास फ्रेज़ बोला था आपने, जो मुझे अब याद नहीं। उसका अर्थ ही मुर्दा, कलश सब आपके हाथों में हो, इसी टाइप का कुछ। उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गईं। तो रेस्टोरेंट में आपके सामने बैठे मकतूल ने आप पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने वहाँ पहुँचने से पहले ही आपको ब्लैक लेवल के 2 पैग आप पी चुकी हैं, और उसने आप पर यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि आप अपने घर से भी पीकर आई हैं, और ये भी कहा था कि बेवड़ी हो गई साली। कुछ कहने के लिए उसके होठ फड़फड़ाए, फिर अपने आप ही सर झुक गया। जिस वजह से उसने पब्लिक में आपको छिड़का, कितनी बार कहा कि टुन होकर मेरे सामने ना आया कर, और हाथ बढ़ाकर आपका जाम पी लिया, बाकायदा आपसे छीन कर एक ही सांस में उसने खुद पी लिया, और साथ में ये भी जोड़ा था कि आइंदा कभी जाम के साथ आप उससे रूबरू हुई तो आपकी खातिर, आपको होशमंद रहने को उकसाने की खातिर, आइंदा भी वो जाम आपके हाथ से छीनेगा और पी जाएगा। मैं एक क्षण ठिठका, जैसा कि उसने कल रात भी किया। उसने तमक का सर उठाया। अब मैं गेट आउट होने के लिए तैयार हूँ, बाकी आप जाने और पुलिस जाने। रुको, अभी बैठो प्लीज़। आप कहती हैं तो? हाँ मैं कहती हूँ। ओके, एज यू विश। क्या क्या किया? क्या किया कल रात भी उसने? जो आप जानती थी वो करेगा, जिसके लिए आपने उसे बाकायदा प्लान करके उकसाया था। क्या कह रहे हो तुम? क्या कहना चाहते हो? अब सब मुझसे ही उगलवाएंगी, मुझसे ही कहलवाएंगी। आप उसकी सताई हुई थी, इस हद तक कि अल्कोहलिक हो गई थी।
हो नहीं गई थी तो होती जा रही थी। बकौल खुद आपके साथ लव अफेयर के दौरान वो आपको 20 लाख रुपए की चूना लगा चुका था। वेट, पहले बोलो, इतनी बारीक अंदरूनी बात तुम्हें मालूम कैसे हुई? जी, गोल्ड स्टार में मैं आपकी कपिल अवस्थी की मीटिंग का जामिन था। मैंने आप दोनों का मुकम्मल बातचीत सुनी है। बट दैट्स इम्पॉसिबल, हमारे इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं था। फासले से सुना। मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि कैसे इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ। ओह, आई एम अ डिटेक्टिव। अच्छा, आपको कपिल अवस्थी के मौजूदा लव अफेयर, जिसको आपने गुलमोहर वाली कहकर रेफ़र किया कि, और उसके लवनेस की खबर थी। आपको ये एहसास बड़ी शिद्दत से पहले से था कि कपिल आपसे मुलाकात में टालम टोल कर रहा था और साफ अल्फाज में कह रहा था कि वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बकौल खुद आपके फ़ोन पर बात करने तक से बचने लग गया था। जो वजह मेरे कयास में आती थी वो यही थी कि रुपए पैसे के मामले में वो आपसे काफ़ी कुछ ले चुका था और अब गुंजाइश न जानकर गुलमोहर वाली के फेवर में आपको हमेशा के लिए ड्रॉप कर देने का इरादा रखता था। अगर आप ऐसा होने देने को तैयार नहीं थी, लेकिन परसों की मीटिंग में जब आपने पाया कि ऐसा होके रहेगा और आइंदा आप दोनों के अच्छे रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, तो आपने उससे अपनी रकम की मांग दी। और जब आप समझ गई कि वो आपकी पैसों को लौटाने का उसका कोई मूड नहीं है, तो फिर आपने अपना प्लान चेंज किया। इस सिलसिले में दो टूक आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन हिंट स्पष्ट दिया था कि 20 लाख की अदायगी की जिम्मेदारी से मुकरने पर आपके हाथों उसकी जान जा सकती थी। जान कैसे जा सकती थी, इसका एक बड़ा खुफिया हिंट भी आपने ड्रॉप किया था, जो उस वक्त मेरी पकड़ में नहीं आया था। उसकी भवें उठी जब आपके नए सर्व ड्रिंक को लेकर आप दोनों में तकरार हुई थी। तब कपिल तेरी खातिर किया बताकर आपसे छीन कर आपका ड्रिंक खुद पी गया था। तो तब याद कीजिए, तेरी खातिर किया कि जवाब में आपने क्या कहा था। क्या कहा था? आपने कहा था, मैं तुम्हारे सामने जहर खाने की कोशिश करती तो क्या करते? छीन कर खुद खा जाते। याद आया? ओह, मेरे को तब ऐसा एहसास होने की कोई वजह नहीं थी कि जहर के इस्तेमाल का इरादा आप पहले से बनाए बैठी थी, क्योंकि आपको यकीनी तौर पर मालूम था कि 24 घंटे में पैसा लौटाए जाने की धमकी के तहत ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। इसलिए उसके धोखे की, उसकी बेवफाई की, उसकी भारी बेईमानी की सज़ा का खाका आपके जहन में पहले से तैयार था। कहिए, गलत कहा मैंने? उसने इनकार में सर उठाया। जहर कहाँ से आया? मेरी एक पुरानी फ्रेंड है जो मैरिड है। उसके हस्बैंड एक फॉरेन फर्म में इंडस्ट्रियल केमिस्ट हैं, तो मैंने उन्हीं से मंगवाया जहर। मुझे मेरी फ्रेंड ने अपने हस्बैंड से इस वार्निंग के साथ थोड़ा सा और सैनिक लाकर दिया था कि इसके इस्तेमाल में सख्त एहतियात बरती जाए, क्योंकि वो घातक जहर था। तो आप मुरुथल में रहती हैं? नहीं, 4 महीने पहले हम लोग ग्रीन पार्क में रहते थे। फैमिली बिजनेस क्या है आपका? पापा की ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में मोटर पार्ट्स की फैक्ट्री थी, लेकिन अब वो भी मुरुथल में ही ओखला से 3 गुना बड़ा प्लॉट में शिफ्ट हो गई है। फिर तो आपका बिग बिजनेस हुआ। हाँ, तो आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको 20 लाख रुपए देना अफोर्ड नहीं दे रहा था तो आप उसे छोड़ देती। ये तो आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। और उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। और ये गुलमोहर वाली, इसकी क्या स्टोरी है? देखिए, अब टाल मटोल का कोई फ़ायदा नहीं। क्या आप इतनी जल्दी भूल गई कि आपने मुझे जाते को रोका था? नहीं तो कहिए जो कहना है। कहती हूँ, मुझे हाल ही में कपिल के यहाँ के इस नापाक सेटअप की खबर लगी थी। मेरी तरह जो लड़की अब उसके सुनहरे जाल में फंसी हुई थी, वो सुंदर नगर में गुलमोहर नाम के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की 3री मंजिल के फ्लैट में एक फ्लैटमेट के साथ रहती थी। और वहाँ उसी बिल्डिंग में उनमें से एक मंजिल ऊपर ही दाएं विंग के फ्लैट में उन दोनों का लव नेस्ट था। मैं टोकने की माफ़ी चाहता हूँ। सुंदर नगर जैसे समृद्ध इलाके में वैसा लव नेस्ट मेंटेन करना तो बहुत महंगा प्रोपोजिशन था। कोई स्थायी आवाज़ तो उस लव नेस्ट में नहीं बनना था। और कभी कभार के सेशन का इंतज़ाम तो फ्लैटमेट को डिसमिस किए भी हो सकता था, नहीं? हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन कोई वजह होगी फ्लैटमेट को साथ रखने की। फ्लैटमेट से उसकी कोई ज़रूरत पूरी होती होगी। मसलन कोई अंदाज़ा? मेरा अंदाज़ा?
हाँ, आपका और उसका सोशल स्टेटस एक है, आप दोनों ही एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो आप अपना कोई वाइल्ड गेस ही बताइए, क्यों फ्लैट में रखा हुआ था? क्योंकि वो क्वीन बी थी। जी, रानी मक्खी थी। रानी मक्खी काम नहीं करती, कराती है। समझे कुछ? बस कुछ ही समझा। आपका मतलब है फ्लैट में रहन सहन का रोज़मर्रा का जो काम होता था वो सब फ्लैटमेट करती थी। युक्ता बिना कोई कैजुअल या रेगुलर मेंटेनेंस स्टाफ एंगेज किए मौज करती थी। क्यों नहीं, क्या हो नहीं सकता ये? हाँ, हो सकता है, लेकिन इसमें फ्लैटमेट को क्या फ़ायदा? मेरे से पूछते हो? फ्लैटमेट को रेंट शेयर नहीं करना पड़ता होगा, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स नहीं शेयर करने पड़ते होंगे, और करने पड़ते होंगे तो पूरे नहीं करने पड़ते होंगे। हाँ, ये हो सकता है। फिर युक्ता की कोई पर्सनल वजह भी हो सकती थी ओवरनाइट मेल गेस्ट को फ्लैट में एंटरटेन करने के सिलसिले में। ये बात तो रिवर्स में यहाँ ऊपर कपिल पर भी लागू होती थी। मर्द की बात और होती है। आई सी। ये मेरे अंदाजे ही हैं, क्या पता लवनेस मेंटेन करने के पीछे असल वजह कोई और हो जिसे सिर्फ और सिर्फ वो दोनों समझते हों। ये सही फरमाया आपने। अब लवनेस से आगे बढ़िए तो वो उन दोनों की रेगुलर मुलाकातों का खुफिया ठिया था। हाँ, मुझे उन दोनों का ठिया आबाद करने का कोई शेड्यूल नहीं मालूम था, लेकिन कपिल के मिजाज को जैसा मैं समझती थी उसके तहत इतना अंदाज़ा मुझे बराबर था कि 5-6 दिन में कम से कम एक बार तो वो ज़रूर यहाँ आता होगा। पिछले हफ्ते मेरे को मालूम पड़ा कि गुलमोहर में चौथी मंजिल का उनके लव नेस्ट के सामने का फर्निश्ड फ्लैट वीकली रेंट पर भी उपलब्ध होता था। मैंने वो ये फ्लैट ले लिया और इस बात पर निगाह रखनी शुरू करी कि ये लोग कब ऐसा करते हैं। तो घर में किसी ने आपसे पूछा नहीं, एक हफ्ते बाहर दिल्ली में रहना है तो क्यों? हाँ, मैं फ़ैशन मॉडल हूँ, शोज़ में रैम वॉक मेरा प्रोफेशनल है और इसलिए मुझे इधर उधर जाना ही पड़ता है। अच्छा, वो तो आपने कल सामने अपने सामने फ्लैट लवनेस आबाद देखा। फिर पीछे पीछे ही युक्ता निगम को आते देखा होगा। हाँ, उसे आप पहचानती थी? पहले नहीं पहचानती थी, यहाँ रहना शुरू करने के बाद पहचाना। पहले मैं कभी कपिल को ताना देने के लिए उसका जिक्र करती थी तो उसे गुलमोहर वाली ही कहती थी। फिर मैंने इंतज़ार किया। मैंने जो कदम उठाना वो मुझे बहुत सोचा हुआ था। उसके लिए उन दोनों के भीतर सेटल हो चुका होना ज़रूरी था, वरना मूव का तो वो नतीजा ना निकलता जिसकी मुझे उम्मीद थी। कोई आधा घंटा मैंने इंतज़ार किया। फिर इससे पहले कि मैं बाहर निकलती और सामने दरवाजे पर पहुंचती, कोई और पहुंच गया। बीवी। हाँ, आप पहचानती थी? हाँ, इस कमीने ने मुझे अपने हनीमून की तस्वीरें दिखाई थी। दैट वाज क्रूअल। बीवी को वहाँ पहुँचा देखकर मुझे वहाँ एक बड़े तूफान की आशंका दिखाई देने लगी। बीवी खाविंद को माशूक के साथ देखती तो महाभारत तो छिड़के ही रहता। ऐसा होता तो जो मैंने करने का सोचा था उसकी गुंजाइश ही ख़त्म हो जाती। क्यों? मेरा उसके और सिर्फ उससे रूबरू होना ही ज़रूरी था। वो कहते नहीं, 2 इज़ कंपनी 3 इज़ क्राउड। बीवी के वहाँ पहुँच जाने के बाद 3 जने तो वहाँ पहले ही होते, और चौथी भी अगर मैं पहुँच जाती तो कहानी और ही कुछ और बन जाती। वो माफिक आने वाली हरगिज़ ना होती। बीवी ने आकर कॉल बेल बजाई। मेरे को मालूम था कि कॉल बेल बिगड़ी हुई थी, घंटी का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन साफ पता लग रहा था कि बीवी पक्की जानकारी से लैस होकर वहाँ पहुँची थी और ऐसे टलने वाली नहीं थी। उसने बार बार कॉल बेल बजाई और जवाब नहीं मिला, और फिर मैंने उसे बोला कि दरवाज़ा खुला है, वो अंदर जाए। क्योंकि बार बार कॉल बेल का जवाब ना मिलने पर नेचुरली वो केयरटेकर को बुलाने जाती और पीछे से इन दोनों को वहाँ से भाग निकलने का मौका मिल जाता। मैं ये मौका देना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसको बताया कि बेल ख़राब है, और फिर मुझे वही सिनेरियो वहाँ जचा। बेवफा खाविंद के फंसने का सामान हो रहा था, और कुछ तो ये उसके लिए मुसीबत का बायस बनता। वहाँ जितना बड़ा बखेड़ा खड़ा होता उतना ही ज़्यादा मुझे सूट करता। इसलिए मैंने ही घंटी बजाती बीवी को बताया कि घंटी ख़राब थी, दरवाज़े पर दस्तक दे, और उसने ऐसे ही किया। भीतर दोनों खामोश बैठे होंगे, सोचते होंगे कि जवाब नहीं मिलेगा तो चली जाएगी।